सो हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज़ राहुल चौधरी। आप लोगों की शिकायतें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूर होने लग गई है। एक शिकायत और बच रही है, थोड़ा सा बोर्ड का इशू और बच रहा है, वो भी अपन क्लियर कर देंगे। बहुत ही जल्द पैनल बोर्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो पैनल बोर्ड आने के बाद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि सर दिखता नहीं है ना। हर चीज़ शिकायत से ही सॉल्व होती है। आपने बोला कि सर आवाज़ गूंजती है, तो हमने आवाज़ का भी निराकरण कर दिया है आज। ठीक है, तो आप लोग बेनिश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को थोड़ा स्पीड अप करिए, मतलब इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए अब, है ना। क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है लगभग 14 के आसपास, है ना। 14 हो चुकी है, 14 के आसपास नहीं, और 15 दिन मार्च के बचे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी इशू हो सकता है, तो ध्यान रखना है ना। तो अपन बात करते हैं आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो क्लासेस अपनों ने ली हैं उन क्लासेस से आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आगे क्लासेस में सबसे मेन दिक्कतें आप लोगों की जो थी वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब केवल 4 क्लास बची है। कितनी क्लास? 4। एक बची है इम्यूनाइजेशन प्लस एमटीपी, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका टीबी रहेगा एक पोर्शन, और एचआईवी एक ये हो जाएगी। एक कम्युनिकेबल हो जाएगी, सारी डिजीजेस कम्युनिकेबल का मैं आपको एक काम करता हूँ, फ्लो चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा, और उसके थ्रू आपको क्या कर दूंगा, पूरी क्लास क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका डाउट सेशन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपकी मेन दिक्कतें कम्युनिकेबल में जहाँ आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बेझिझक प्रिपरेशन करते रहें। आपकी ये जो 20 तारीख है तब तक आपका क्लियर जो सिलेबस है वो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आपका सिलेबस क्लियर से मतलब क्या है? सिलेबस क्लियर से मतलब कम्युनिटी का आपका सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पीडियाट्रिक, एक दिन का काम है पीडियाट्रिक का। आपको स्पेशली जैसे 5 क्लास भी मान के चलिए, 5 क्लास तो ज़्यादा बोल दी मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास मान के चलिए। पीडियाट्रिक में इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें दी जाएगी, वो आपको बस पढ़नी है, ज़्यादा उस पर लोड नहीं लेना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको सिंपल बता दूँ, न्यूबॉर्न केयर में क्या आता है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आप लोग बोलते हो ना कि उससे जस्ट आगे की तरफ न्यूबॉर्न के बाद क्या आता है, उसकी रिफ्लेक्सेस आती है। उसके बाद उसके डिजीज पोर्शन में कंजेनाइटल जो डिजीज पोर्शन है उसको लेकर, और जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसको लेकर, तो वो दोनों चीज़ें हो जाएगी क्लियर, है ना। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो वहाँ से आपको करवा दिया जाएगा, तो वहाँ पे इतना लोड नहीं है ना मेन। उसके बाद आपकी एमएसएन की बात आती है। तो देखो, एमएसएन में मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ कि यूनिट वाइज, दैट मीन्स किडनी है तो किडनी के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूँ, तो आप लोग उन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करें कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद में उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक क्लास लूँगा, तो जहाँ पर आपको डाउट हो वो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन भेजता हूँ उसमें अगर आपको कहीं डाउट है तो वो मुझे आप सेंड करिएगा। जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट आ रहा है उसको लिख लीजिए और उसको मेरे को भेज दीजिए। जब भी अपन क्लास लेंगे तो डायरेक्टली बात इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से रिलेटेड करेंगे, है ना। उसमें आपको क्वेश्चन भी समझा दिए जाएंगे। जैसे 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हैं, तो 300 तो एक दिन में पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे सिंपल क्वेश्चन है कि किडनी में पिरामिड्स आकार के शेप को क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं वो आप लोगों को क्लियर होने में आसानी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेगी। अब चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन।
तो मैं लगभग आपको सब पढ़ा चुका था। अब बारी आती है एमटीपी की, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इनडायरेक्टली तो पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एमटीपी एक्ट, मैंने आपको पूछा था कि एमटीपी एक्ट कब आया था, तो एमटीपी एक्ट 1971, एक्सेप्ट कौन से स्टेट को छोड़कर, तो मैंने आपको बोला था जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पर कब आया था, तो 1975 में। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था, 1971। एक्सेप्ट क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, कब, 1975। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था वो आया, तो देखो उसमें कुछ इंडिकेशन थे कि आप जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा रहे हो, जो एमटीपी करवा रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो उसके पीछे जो 5 कारण थे, स्पेसिफिकली 5 कारण है। इन 5 कारण के आधार पे ही आपको एमटीपी करवानी है, अदरवाइज इलीगल एमटीपी मानी जाएगी। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। पहला आता है इंडिकेशन। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन इन्हीं इंडिकेशन को लेकर के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इन्हीं इंडिकेशन को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। पहला इंडिकेशन है थेरेपेटिक इंडिकेशन, थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। अब देखो थेरेपेटिक इंडिकेशन का मतलब ये कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा डेवलप हो रहा है, उस बच्चे के डेवलप होने की वजह से माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को खतरा या दोनों को खतरा हो, तो उस समय हो सकता है कि जैसे मान लो बच्चे की जान बचानी हो तो क्या माँ को मार सकते हैं क्या, नहीं ना। तो जो शुरुआती टाइम पे बच्चा डेवलप हुआ है, क्यों उसे ही अपन क्यों नहीं ये करवा लें, सफाई करवा लें, या फिर जिसे सफाई बोलते हैं वही आपकी क्या है, डीएनसी कहलाती है। तो डीएनसी करवा लें, माँ फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन जो बच्चा है उसके खातिर माँ को मारना तो गलत नहीं है, बच्चे को मारना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे को मारना अच्छा है, लेकिन अगर बच्चे की वजह से किसी माँ को दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर आप एक एज ए कंसल्टेंट डॉक्टर के थ्रू एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो माँ के लिए इलाज हो गया। तो क्या थेरेपेटिक हुआ कि नहीं हुआ, थेरेपेटिक का इन द सेंस क्या, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। इन द सेंस कि अगर थेरेपेटिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माँ के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि माँ को क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो मान लो बच्चे की वजह से माँ को दिक्कत थी, तो बच्चे को अपनों ने क्या कर लिया, एमटीपी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करवा दिया, तो फायदा हुआ माँ को, बिल्कुल हुआ। और जब फायदा हुआ तो पूरी तरीके से माँ सुरक्षित भी हो चुकी है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, पहला। जो दूसरा इंडिकेशन है उसे बोला जाता है यूजेनिक। क्या बोला जाता है, यूजेनिक। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब पूछा था एग्जाम में। क्या पूछा था, इसका मतलब पूछा था। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, वो ड्यू टू सम ऑफ दी माल फॉर्मेशन इन द सेंस उसको कोई ना कोई कंजेनेटल डिफेक्ट है। कंजेनेटल डिफेक्ट इसका मतलब क्या, कि माँ ने जो है फोलिक एसिड, आयरन या फिर उसके माँ के जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को नहीं मिल पाए। ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी, कुछ आनुवंशिक विलक्षण, लक्षण नहीं विलक्षण पैदा हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी फटल कंजेनेटल डिफॉर्मिटी हो जाती है। फटल कंजेनेटल डिफॉर्मिटी इन द सेंस लाइक बच्चे का सिर पूरी तरीके से एबनॉर्मल है, बच्चे का धड़ पूरी तरीके से एबनॉर्मल है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी में आपको एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यूजेनिक का मतलब ये, यू का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और जेनिक का मतलब प्राकृतिक डिफॉर्मिटी की वजह से,
प्राकृतिक डिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको करवानी पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो तीसरी है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन का इन द सेंस क्या कि जो प्रेगनेंसी हुई है, मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन दैट मीन्स अपन एमटीपी कब करवाएंगे? जब प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो प्रेगनेंसी हुई है, ये प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? इल्लीगल तरीके से। इल्लीगल तरीके का क्या मतलब? इल्लीगल तरीके का मतलब समझिए यहाँ पर। इल्लीगल तरीके का ये मतलब ये नहीं होता कि 18 ईयर्स से पहले आप अगर अनवांटेड या अनवांटेड प्रेगनेंसी के थ्रू अगर ग्रसित है, शादी के बाद हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है ना, शादी के बाद अगर हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर शादी से पहले और सामाजिक जो गतिविधि हैं उसके विरुद्ध अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो वहाँ पर आप इल्लीगल मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर यही किसी कारण रेप वगैरह या फिर असॉल्ट की वजह से हुआ है, रेप वगैरह, मान लो किसी ने रेप किया है और उसकी वजह से कोई महिला जो कि 18 ईयर से कम या 18 ईयर से अबव जिसकी शादी नहीं हुई है अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किस में आता है? दैट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, अब उसको अवॉइड करवाना है तो उसके लिए आप एमटीपी करवाएंगे। तो वो कौन सा रूट कहलाएगा? इंडिकेशन कहलाएगा ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन। ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन में क्या आएगा? रेप या फिर असोल्ट की वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव करना और उस प्रेगनेंसी को हटवाना, दैट इज एमटीपी। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। आई होप आप लोग समझदार हैं, वैसे जल्दी समझ जाते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे और बढ़िया है, समझ जाएं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, उसके बाद जो आता है सोशल इश्यूज। क्या आता है? तीसरा आता है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज से आप लोग समझते होंगे कि मान लो सोशल इश्यूज हो सकता है कि देखो, एक सोशल इश्यू ये भी होता है कि जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गए हो, है ना। तो ये भी एक सोशल इश्यू ही है। सोशल का मतलब क्या? सामाजिक। और सामाजिक में हो सकता है कि आपने जो अपने घर परिवार में जो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया है वो कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो गया? फेल हो गया हो। इट मे बी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ किया। जैसे मान लो किसी ने विड्रॉल मेथड का यूज़ किया। विड्रॉल मेथड इन द सेंस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सीमन का जो इजेकुलेशन है उसे आप वेजाइना से बाहर अगर इजेकुलेट करते हैं तो अपने कंट्रोल पे होता है। अगर वो आप नहीं ये कर सकते और उसकी वजह से क्या हो जाए? फेलियर हो जाए कॉन्ट्रासेप्शन का, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? दैट इज सोशल। क्या कहलाता है? सोशल। ठीक है, सोशल। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। पांचवा जो आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से मतलब ये कि मान लो कोई ऐसा परिवार जो बच्चों का निर्वहन नहीं कर सकता, निर्वहन का इन द सेंस पालन पोषण नहीं कर सकता, उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं रख सकता, या फिर इन उनकी वजह क्या है कि पूरा परिवार, जैसे आपने देखा ही होगा लो कास्ट में आप लोग देखते हैं कि जल्दी बच्चे हो जाते हैं। लो कास्ट इन द सेंस जो भी छोटी समाज वाले हैं। छोटी समाज तो देखो कुछ होती नहीं है, आप लोग जब बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो छोटी समाज तो कुछ नहीं होती है, बस जनरल है, मनी का खेल जिसे बोलते हैं आप लोग, वही एक मायने रखता है। तो जहाँ पर आप लोग पिछड़ी समाज जिसे बोल सकते हो, है ना, पिछड़ी हुई जो समाज है वहाँ पर अगर आप देखते हो तो उनमें देखना कि आप 18 ईयर से पहले गर्ल की शादी भी हो जाती है, लड़के या लड़की की, उसके साथ उनके बेबी जो हैं वो भी बहुत जल्दी, दैट मीन्स लगभग 1 या साल 1.5 साल भी नहीं निकलता और पूरी उनकी फैमिली हो जाती है। तो 18 साल का वो खुद नहीं हुआ और उसके बच्चे हो गए। तो एक तरीके से वहाँ पर भी वो निर्वहन करने के योग्य तो नहीं हुआ है ना। तो उस कंडीशन में भी आप क्या करवा सकते हैं? वहाँ पर आप ये इसको कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो एमटीपी है वो कौन परफॉर्म करेगा, कौन करेगा, हु कैन डू इट। ऐसा करने वाला केवल एक डॉक्टर ही हो सकता है। कौन हो सकता है? एक डॉक्टर ही हो सकता है। और डॉक्टर भी कौन? जिसने कम से कम 25 एमटीपी करवाई हो। ठीक है, जिसने 25 एमटीपी करवाई हो और साथ ही साथ में उसने क्या किया हो कि
जो एमटीपी के लिए है ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग उसने कंप्लीट करी हो। तो ये उसका क्राइटेरिया होता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में पीजी हो, डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने एमटीपी की 6 महीने की ट्रेनिंग और कम से कम बस 20 से 25 अगर एमटीपी परफॉर्म करवाई है, तभी वो एमटीपी के लिए क्या है, रजिस्टर्ड माना जाता है। ठीक है। अगर देखें अपन तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन के हिसाब से मतलब पीरियड ऑफ गेस्टेशन इन द सेंस 22 वीक से पहले करवानी है या 22 वीक के बाद में करवानी है, तो कितने डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी या कितनी नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें देखनी होती है। तो उसमें इतना खास नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली रखोगे तो जो वायबल प्रोडक्ट इन द सेंस का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी जो हुई है, वायबल प्रोडक्ट कब मानते हैं, वायबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीवित बच्चा, और जीवित बच्चे की जो एज जो मानी जाती है वो 22 वीक मानी जाती है। 22 वीक मतलब 5 महीने। कब? 5 महीने। मैंने आपको ये बात बताऊंगा भी सही, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि जो एमटीपी जो वायबल प्रोडक्ट होता है वो 22 वीक, जो एबॉर्शन वगैरह जो आप देखते हैं ना, एबॉर्शन की जो टाइमलाइन देती है वो क्या टाइमलाइन है, 22 वीक से अगर पहले होता है तो एबॉर्शन, और उसके बाद होता है तो उसे अलग नाम दिया जाता है। ठीक है। उसमें 22 वीक से अगर 0 से 12 वीक तक करवा रहे हैं, अगर 0 से 3 महीने तक, 0 से 3 महीने, 12 वीक का मतलब 3 महीने तक अगर आप एमटीपी करवा रहे हैं, तो उसके लिए केवल एक डॉक्टर सफिशिएंट है जिसने 25 से 30 क्या करवा रखी हो, आपकी एमटीपी परफॉर्म करवा रखी हो। ठीक है। अगर वो 12 से 20 वीक का है या 12 से 22 वीक का है, तो आपको एक डॉक्टर का तो कंसेंट चाहिए और एक डॉक्टर के उसमें सहमति चाहिए। क्या चाहिए? एक डॉक्टर का तो कंसेंट चाहिए और दूसरे डॉक्टर की आपको क्या चाहिए? सहमति। इसका मतलब 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी अगर आप 12 वीक से लेके 22 वीक तक के बच्चे का एबॉर्शन या बोल सकते हैं एमटीपी करवा रहे हैं। ठीक है। तो आपको 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके बाद भी अगर आप जरूरत पड़ती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ पर? कोर्ट में। और कोर्ट में जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि वी विल डू टू परफॉर्म, क्या हम लोग एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कोर्ट अगर आपको आज्ञा देती है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं अथवा नहीं, ये कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद कहाँ पर करवानी चाहिए एमटीपी? जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। वैसे तो सारी सुविधाएं प्राइवेट में भी उपलब्ध होती है, गवर्नमेंट में भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट वाले इसे इलीगल तरीके से करते हैं। इलीगल तरीके का मतलब ये, गवर्नमेंट नहीं सॉरी प्राइवेट वाले इसे क्या करते हैं? इलीगल तरीके से भी परफॉर्म करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जाने अनजाने की भूल चूक जिसे बोलते हैं अपन, उसमें अगर कभी प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी वो लोग परफॉर्म करवा देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ले दे के परफॉर्म करवा देते हैं। ये देखो, ये कोई गलत बात नहीं है, वो करवा रहे हैं तो ये एक तरीके से गलत है, लेकिन वो परफॉर्म करवा रहे हैं तो ये उनके लिए तो गलत नहीं हुई ना, वो लोग तो उनका काम कर रहे हैं। ये वाली बात को लेकर समझिएगा, है ना। इसको अदरवाइज नहीं लें, ये पढ़ाने के हिसाब से है। ठीक है ना। एक ये हो गई बात। दूसरी बात आती है कि आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी करवा सकते हैं। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफिकेट दे रखा हो कि हाँ आप एमटीपी करवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो वो प्लेस होना चाहिए। बात आती है इन्फॉर्म कंसेंट की। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कभी आपसे पूछ ले इन्फॉर्म कंसेंट, क्या बोल दे कि इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी। जब आपसे साइन करवाए जाते हैं ना, तो कौन जिम्मेदारी लेता है, इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा कभी अगर आप एमटीपी, आप लोगों को अभी तक काम नहीं पड़ा होगा, अगर एमटीपी परफॉर्म करवाते हैं तो ओरिजिनली जिसका काम पड़ा है उसकी बात अच्छी है, जिसका नहीं पड़ा है, ओरिजिनली जो फीमेल होती है, कौन, जिसका एमटीपी करवाना है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फॉर्म कंसेंट के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना कि इन्फॉर्म कंसेंट फॉर एमटीपी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब
फीमेल के ही साइन होंगे, मेल के साइन नहीं चलेंगे वहाँ पे, हस्बैंड के साइन नहीं चलेंगे कि हस्बैंड बोल दे कि नहीं। हस्बैंड देखो, क्योंकि आज भी अपने समाज में ऐसा फैला हुआ है कि बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे वाली बात आज भी है, कहीं ना कहीं समाज में पिछड़े इलाकों में आज भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से कभी हो सकता है कि वो फादर जो है, जो जिसकी बोल रहा हूँ मैं कि ये फीमेल अगर कंसेंट नहीं देती है कि नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो वहाँ पर हस्बैंड कंसेंट नहीं दे सकता कि नहीं मेरे कहने पे आपको तेरे को ये गिरवाना पड़ेगा, ये लड़की है या लड़का है। ठीक है, उस कंडीशन में, समझ रहे हो ना, तो ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद अगर कोई महिला जैसे 18 साल से कम की है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर अगर 18 साल से कम की हैं, देखो 18 साल से ज़्यादा की है तो आपको क्या करना है, फीमेल का कंसेंट लेना। अगर 18 साल से कम की है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फैमिली मेम्बर, स्पेशली फैमिली मेम्बर का ध्यान रखें। ठीक है, फैमिली मेम्बर का आप इस बात को ध्यान रखें कि फैमिली मेम्बर वाले ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। कुछ इसके अलावा जो बातें आती हैं वो तो इतना खास नहीं है। आपसे पूछा जाए कि मोस्ट, देखो इसमें आप एमटीपी कैसे करवा सकते हो, अपन कभी भी ट्रीटमेंट देखते हैं तो 3 तरीके के ट्रीटमेंट को देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सबको पता है, दूसरा सर्जिकल होता है। ठीक है, 2 ही ट्रीटमेंट होता है। तो मेडिकल में यहाँ पर एक किट आती है एमटीपी किट, वो आपको डिस्कस करने की नहीं है यहाँ पर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सर्जिकल में एक तो आता है डीएनसी। ठीक है, तो बेस्ट, और एक आता है वैक्यूम। क्या आता है, वैक्यूम। अब देखो सर्जिकल में डीएनसी का मतलब आपने सुना होगा सफाई करवाना। जो सफाई करवाने का जो नाम सुना है वो क्या कहलाता है, डीएनसी, ये कहलाता है। ये थोड़ा रिस्की मामला है। ये थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या है, ब्लीडिंग। और ये रिस्की होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसको लोग कम प्रीफर करते हैं रेदर देन इसकी जगह इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसकी जगह इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक आता है वैक्यूम का। देखो वैक्यूम का मतलब होता है अपोजिट प्रेशर को जनरेट करना। अब अपोजिट प्रेशर का मतलब ये कि जैसे अपन हवा मार रहे हैं, जैसे फूंक दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले को अपन क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर आपने किसी को हवा पे फूंक मारा तो उसकी तरफ से प्रेशर जा रहा है, उधर से इधर नहीं आ रहा। अगर उधर से इधर, दैट मीन्स उसके देने से नहीं, आप ही फूंक दे रहे हो और आप ही के ऊपर फूंक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। 3 इडियट मूवी तो आपने देखी होगी, 3 इडियट मूवी। ठीक है, इस 3 इडियट मूवी में दिखाया गया है लास्ट में डिलीवरी का, उसमें आपको कितना प्रेशर वो भी दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। एक तो प्रेशर दिखाया है, एक उसमें दिखाया है कि वैक्यूम कैसे काम करता है और कब। देखो उसमें 2-3 वर्ड का जिक्र किया जाता है। एक बोला जाता है कि क्राउनिंग हो रही है क्या, ठीक है, उधर से वो लड़की बोलती है कि क्राउनिंग हो रही है क्या, तो इधर से अपने आमिर खान भाई साहब पूछते हैं कि भैया क्राउनिंग क्या, तो वो बोलती है कि बच्चे का सिर दिख रहा है क्या, बच्चे का सिर दिख रहा है क्या। अगर जैसे ही बच्चे का सिर दिखता है तो वो जो वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम क्या है कि ये बच्चे का सिर है, इस बच्चे के सिर के ऊपर यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया जाता है, और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देखना प्लास्टिक का कुछ भी चीज़ लेना, उसको दबा के ना आपके गाल पे चिपका लेना, वो अंदर से गाल को खींचता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी प्रेशर इधर से जनरेट होता है और ये यहाँ पर चिपक जाता है आपकी स्काल्प की स्किन के साथ में, और अब इसे अपन क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे, तो ये होता है वैक्यूम। तो यहाँ पर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एक ये तरीका भी होता है। ठीक है, अब परफॉर्मेशन ये चीज़ें कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, तो खास चीज़ें जो आ सकती थी उसमें आप ध्यान रखना एमटीपी एक्ट के बारे में और एक इसके इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 4 और 1 या 5, पाँचों इंडिकेशन के बारे में ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए। ठीक है, सो ये आपका एमटीपी हुआ, एमटीपी से रिलेटेड ड्रग्स,
मिज़ोप्रिस्टोन, माइप्रिस्टोन आती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे इफेक्टिव मानी जाती है वो यूजिलेंसी करके आती है। कौन सी? यूजिलेंसी 3 पिल्स आती है, जो कि एक तो ली जाती है अनसेफ सेक्स ड्यूरिंग उसके बाद में, और 2 ली जाती है 12 घंटे के बाद में, ठीक है, आफ्टर 12 आवर बोलते हैं उसको। तो ये दोनों मोस्ट इफेक्टिव ड्रग हैं फॉर द, वैसे अपने यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, फॉरेन कंट्री में चालू है ना, वर्ल्ड लेवल पे इसको मोस्ट इफेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, एमटीपी खत्म हो गया। अब अपन बारी स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन की। देखो इम्यूनाइजेशन में आपसे पूछने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आता है एक क्वेश्चन कि एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का, जो कि मैं आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ, यूपीआई करके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यूआईपी करके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक बताया था मैंने एक्सपांडेड प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद एक मैंने आपको बोला था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया होगा, अम्ब्रेला करके। क्या बताया था? अम्ब्रेला करके। एक है अम्ब्रेला, एक है यूआईपी, एक है एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, और एक है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष। इसका 2.0 वर्जन चल रहा है अभी, है ना। तो ये 4, इससे रिलेटेड आपकी डेट याद होनी चाहिए आपको। ये चारों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। एक्सपांडेड भी याद होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए। क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए, आपके मुंह पे याद ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम के लायक है, तो आपको याद कंप्लीट होनी भी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए रिलेटेड टू इसके जो खास खास चीज़ें हैं वहाँ पर। अब देखो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इम्यूनाइजेशन क्या है। पहली बात, लाइव और किल्ड वैक्सीन कौन से हैं, ये पूछा जाएगा। टॉक्सोइड वैक्सीन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। एक वैक्सीन के रूट का पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। और एक आपसे पूछा जा सकता है, कभी ज़्यादा पूछेगा तो चांसेस बनते हैं आपके इसके क्या बोलते हैं, रूट हो गया, अमाउंट हो गया। और ये हो सकता है कि कुछ एक ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनको किसी में मिला के दिया जाता है, जैसे बीसीजी का वैक्सीन, वो आपको नॉर्मल सलाइन में मिलाना है और 4 घंटे में यूज़ करना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर 4 वहाँ पर ऑप्शन में नहीं हो तो 5 होगा, 5 भी ऑप्शन में नहीं हो, देखो अगर 4 से 6 लिखा हुआ है तो बेटर, अगर 4 उपलब्ध नहीं है तो 6 चूज करना है, ठीक है। और अगर वो पूछा जाए कि मिनिमम टाइम, तो जितना मिनिमम टाइम 4 घंटे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मिनिमम टाइम मतलब कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम पूछे तो 6 घंटे और मिनिमम पूछे तो 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद जैसे मिजल्स का हुआ, तो मिजल्स को किस में मिलाते हैं, तो मिजल्स को आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि डिस्टल वाटर में, किस में, डिस्टल वाटर, डिस्टिल वाटर, प्लेन वाटर जिसे बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। 1 मिनट है ना, तो जैसे मिजल्स का है तो प्लेन वाटर में करना है आपको उसको, ठीक है, डाइल्यूट, और उसे भी 4 से 6 घंटे में आपको क्या करना है, यूज़ कर लेना है। उसके बाद में कभी आपसे पूछा जा सकता है इनकी स्ट्रेन के बारे में, जैसे बीसीजी की डानिश होती है ना, तो वैसे ही स्ट्रेन के बारे में कभी पूछ ले आपसे, बीसीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो टीबी। देखो यहाँ पर एक कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अधूरा ज्ञान वाली बात हो जाती है। टीबी, टीबी में भी 2 तरह की टीबी होती है। एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा का मतलब पल्मोनरी, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, और पल्मोनरी का मतलब आप समझते हैं फेफड़े, ठीक है। इसका मतलब होता है फेफड़े से बाहर। तो ये इसके प्रति कितना परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव है, या फिर
पल्मोनरी टीबी के प्रति कितना इफेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है यहाँ पे कि कौन से के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो अभी अपन देख लेंगे। ये चारों प्रोग्राम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा मेन इफेक्टिवनेस जो देती है ये, आप लोग वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने इसका पहला नाम लिखा है, दैट मीन्स यही आंसर सही है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है उसके लिए ही आपको क्या दिया जाता है, टीबी का वैक्सीन लगाया जाता है। पल्मोनरी टीबी से ये इफेक्टिवनेस कम देती है, यानी कि मान के चलिए कि 0% इफेक्टिवनेस है इसका। तो पल्मोनरी टीबी अगर किसी को होती है और उसको बीसीजी लग रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप फील्ड में जाएंगे, जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि पल्मोनरी टीबी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है रेदर देन की एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्यों? क्योंकि बीसीजी अगर आपको लगा है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होने से रहा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से होने से ही रहा, लेकिन आपको क्या है, पल्मोनरी टीबी तो हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो ये इफेक्टिवनेस दे ही नहीं रही है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें, इम्यूनाइजेशन को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट को एक एक प्रॉपर तरीके से कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टर्म्स है कि पहला वैक्सीन कौन सा बना, वो छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाएगी। देखो, पहला इम्यूनाइजेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको इम्यूनाइजेशन, दो वर्ड दिख रहे होंगे, अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्टिव डिजीजेस। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि वो मेजर डिजीजेस जिनके प्रति सरकार के द्वारा वैक्सीन को लगाया जाता है और अपनी इम्यूनिटी को क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इम्यूनाइजेशन के तहत आपको वैक्सीन लगाई जाती है, टॉक्सोइड लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है, ये ध्यान रखने की बात है। इम्यूनाइजेशन के लिए लाइव और किल्ड वैक्सीन, दो तरह की वैक्सीन होती है, लाइव और किल्ड दो तरह की वैक्सीन होती है। अभी ये एक ध्यान रखें, ये जो है ना, आप लोग निकाल लेना इसको कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखवाऊंगा तो आप उसे वापस भूल जाएंगे। मैं जहाँ पर आप लोगों को जोर देने के लिए बोलता हूँ ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग समझ जाना कि लाइव और किल्ड, यहाँ पर आप लाइव सर्च कर सकते हो, लाइव वैक्सीन्स इन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है, तो वो आपको बोलेगा बीसीजी, ठीक है, मिजल्स, जो भी है XYZ, वो डिजीज आपको ये बोल देगा कि भाई इसमें लाइव रखना है, तो बाकी बची सारी इसमें आ जाएगी। तो ध्यान रखें, ये आप लोग निकाल लेना है ना। इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं अगर बता दूंगा तो आप वापस बोल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी पूरी बेस्ड ऑन है डाटा के खेल पे, और डाटा के खेल में माहिर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ लें कि आप लोग दोनों चीज़ें निकाल लेना कि लाइव वैक्सीन्स इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फिर उसमें जितनी भी वैक्सीन आती है 11, 12, 13 जो भी वैक्सीन आती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि लाइव वैक्सीन क्या होता है, किल्ड वैक्सीन क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, लाइव वैक्सीन, लाइव का मतलब क्या, जिंदा, लाइव का मतलब तो जिंदा या इन द फ्रंट ऑफ यू। तो लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसमें किसी भी पैथोजन या बैक्टीरिया की शक्ति को कम करके उसे कमज़ोर बना करके उसका दवाई के रूप में यूज़ किया जाना, क्या कहलाता है, लाइव वैक्सीन। एटीन्यूएटेड फॉर्म क्या है, एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस क्या कहलाता है आपका, एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस क्या कहलाता है, एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस आपका कहलाता है, दैट इज लाइव वैक्सीन्स, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखना, इनको कल्चर मीडिया में, किसी भी एक स्पेसिफिक कल्चर मीडिया में बार बार रगड़ कर, अभी किसी को भी रगड़ोगे तो वो कमजोर तो होगा ना, समझ रहे ना आप लोग, समझने चाहिए, क्योंकि नर्सिंग फील्ड के हैं तो समझने तो चाहिए। तो अगर किसी को बार बार एक ही जगह, एक ही फील्ड में ये करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसी कमज़ोर होने के बाद में उसको वैक्सीन के रूप में यूज़ करना,
लाइव वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। और इसका जो कल्चर मीडिया जो विरुलेंस पावर होती है वो कम कर देती है। इसका जो कल्चर मीडिया है वो क्या करता है, इसके विरुलेंस पावर, मैं आपको समझा चुका हूँ विरुलेंस पावर, अगर याद हो तो मैंने आपको क्लासेस बताई थी किसकी, डिजीज की चेन साइकिल के बारे में, डिजीज बताया था मैंने। उसमें मैंने आपको बोला था कि ये 6 फेज से होकर निकलता है, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल फेज, है ना, बताया था, फास्टिजियम, है ना। तो जो मैंने आपको बोला था कि इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन 4 बातों पे, 4 पी पे डिपेंड्स करता है। उसमें एक बोला था मैंने कि विरुलेंस पावर इन द सेंस कि उसकी पैथोजेनिसिटी मतलब वो कितनी डिजीज प्रोड्यूस, कितनी जल्दी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी जो शक्ति होती है वो विरुलेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। किल्ड वैक्सीन जिन्हें मार दिया जाता है, जिन्हें बिल्कुल खत्म करने के बाद बोला जाता है कि अब इसको वैक्सीन के रूप में यूज करो। टॉक्सोइड क्या होता है कि बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, उसका जहर निकाल लिया जाता है, टॉक्सोइड निकाल लिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है फिर डिटॉक्सिफाई, क्या किया जाता है उसको डिटॉक्सिफाई का मतलब उसमें जो टॉक्सिक लेवल है उसको कम कर दिया जाता है, और फिर उससे क्या हो जाता है, उसे वैक्सीन के रूप में यूज करना क्या कहलाता है, टॉक्सोइड कहलाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू आपके इम्यूनाइजेशन से। और इम्यूनाइजेशन को हमेशा ध्यान रखें कि एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले ध्यान रख लें इस बात को कि क्या इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड कुछ डाटाज हैं। मैं आपको डाटाज मेरे को भी याद नहीं रहते हैं थोड़े से, डाटा मेरे को याद है, घबराए नहीं यहाँ पे ना, मैं भूल जाऊंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन। तो इसे इसकी जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी स्टार्ट होती है 1976 से या 1798 से। कब से? जो पहला 1798 देखो मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है, 1798 लिखा है मैंने, इसको 3 बार बोलिए, 1798 पहली वैक्सीन, क्या बोलोगे, फर्स्ट वैक्सीन क्या थी, दैट इज स्मॉल पॉक्स के लिए किसने निकाली थी, तो एडवर्ड जिनर ने। किसने निकाली थी, एडवर्ड जिनर, समझ गए, एडवर्ड जिनर, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एडवर्ड जिनर, है ना, एडवर्ड जिनर। स्मॉल पॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन और 1798, ठीक है, तो याद रह जाएगा 1798 फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जिनर। अब देखो सब लोग बोलते हैं कि इसको वैसे कभी कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा 1796 98 की जगह 1796 भी देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शन में 1796 है और 78 है तो आप इसे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर यही केवल ऑप्शन में है, क्या है, 1796 ऑप्शन में है और 1823 है और ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्टली लिख लेना है 1796, ठीक है। ध्यान रखें, आसपास का उत्तर हमेशा ढूंढने की कोशिश करें, है ना। ये नहीं बोल रहे कि आसपास वालों से पूछ के उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, एग्जाम से बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि वैक्सीन को वैक्सीन नाम किसने दिया, हार्मोन को हार्मोन नाम किसने दिया, याद आ रहा होगा। हार्मोन को हार्मोन नाम देने वाला कौन था, किसी को याद आए तो कमेंट में बता देना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग खास सन याद रख लीजिए। पहला वैक्सीन तो ये हुआ, एक ओपीवी और आईपीवी का याद रख लीजिए। ओपीवी और आईपीवी कब आया, किसी को याद है क्या, ओपीवी आईपीवी कब आया था, ओपीवी कब आया और आईपीवी कब आया। तो जो पहले आप ये बताइए कि ओपीवी पहले आया कि आईपीवी पहले आया, है ना। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, अगर ये याद नहीं रहता
तो बताओ आई पहले आता है कि ओ पहले आता है? सबको पता है आई पहले आता है, तो दैट इज आईपीवी। कब? 1954। कब? 1954। और ओपीवी क्या है, बाद में आता है, तो 1957। याद रहेगा अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कभी डायरेक्ट मिसल्स, मम्स, रुबेला एक साथ देख लो इसको। मिसल्स, मम्स, रुबेला तीनों अलग अलग ईयर्स में आए थे, लेकिन इतना डाटा आपको याद नहीं रहेगा। ये याद रख लेना 1971 का। कब याद रखोगे? 1971 का। और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है रोटा वायरस को लेकर के, कि रोटा वायरस का वैक्सीन कब आया था, तो 2006 में, ठीक है। क्योंकि रिसेंट डाटा ज़्यादा पूछते हैं तो 2006 वाला ध्यान रखना है। बीसीजी आपको याद रखना है क्या? बीसीजी कभी आप याद रख लेना, बीसीजी 1926, ठीक है। बीसीजी 1926 इंट्राडर्मल वाला, और ओरल वाला भी था पहले, वो इससे ये है इंट्राडर्मल वाला, और ओरल वाला अगर आपको याद रखना हो तो 1921। वैसे मैं आपको यहां से दशक वाइज ले जाता कि ये कौन से दशक में हो रहा है। ये हो रहा है 18वीं सदी के दशक में, है ना। 18वीं सदी के 1991 वाली जो लाइन है उस वाले में। फिर आपसे पूछता 801 से लेकर 1801 से लेकर 1810 में कुछ हुआ क्या, फिर 1810 से 1820 में हुआ क्या। सन को याद करने का तरीका ये है, कि आप जो भी शताब्दी है उस शताब्दी को 10 भागों में तोड़िए। 10 भागों में तोड़ने के बाद आप याद कीजिए कि कितने सन में कौन सा क्या क्या हुआ है, वो आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको बोला था कि एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, तो 1974 एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन कब आया? 1974 में। उसके बाद मैंने आपको बोला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? तो मैंने आपको बताया था, शायद आपके दिमाग में होगा, 1985 में। याद है किसी को? 19 तारीख मैंने आपको बोली थी, और मैंने आपको एक दिन सही करने के लिए भी बोला था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत मिस्टेक था। कि मैंने आपको बोला था कि मैंने MCH पढ़ाया था, 15 अक्टूबर था उसमें डेट, है ना। और मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि शायद 19 लिखवा दिया हो, तो वो 19 सही था, वो फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए था। और जो MCH RCH में कन्वर्ट हुआ वो क्या था? 15/10/97, ठीक है। तो ये चीज़ें UPI आ गया। उसके बाद देखो CSSM प्रोग्राम कब आया था, मैं आपको बता चुका हूँ। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड मैं आपको बता चुका हूँ, 1992 याद रख लेना। उसके बाद देख लो RCH में मैं आपको बता चुका हूँ 15 अक्टूबर का। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि मिशन अम्ब्रेला, जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द इम्यूनाइजेशन। अम्ब्रेला मतलब छाता, और छाता क्या करता है? रक्षा करता है, किससे? बारिश से। और वैसे ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट मीन्स एक तरीके से रक्षा देता है, किससे? रिलेटेड टू डिजीज पोर्शन से। सो ये कब आया था? 5/4/5 को। एक याद आया कुछ? 5/4/5 को एक चीज और आई थी जो मैं आपको बता चुका हूं, NRHM याद है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कुछ याद आ रहा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये वाला प्रोग्राम इसी तारीख को आया था, और इसी तारीख के प्रोग्राम में अम्ब्रेला प्रोग्राम का जो है प्रपोजल था, ठीक है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष का आप लोग ध्यान दे ही चुके हैं, बता चुका हूं कब आया था। आप लोग खुद बताइए, बोलिए। 25 दिसंबर कब आया था? 25 दिसंबर ही है ना तारीख, तो कि कुछ गलत है? लिख लीजिए आप भले, 25 दिसंबर 2014 को आया था, ठीक है। एक कदम स्वच्छता की ओर को लेकर। 7 किलर डिजीज मैं आपको बता चुका हूं, उसमें कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा प्रोग्राम में कभी आपको थोड़ा सा हेर फेर बदल हो सकता है। आपने सुना होगा ना कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,
उसमें आपने उसके ऊपर कभी नोटिस किया है, उसमें 3 कलर होते हैं, उस पीछे वाली जो गाड़ी के होते हैं उस पर 3 कलर आपने देखे हो कभी? कभी कभी 3 होते हैं, कभी कभी 2 होते हैं। एक होता है हरा और एक होता है ग्रीन, शायद, है ना? ग्रीन होता है कि कैसा होता है? हरा यानी कि ब्लू, नहीं, ग्रीन यानी हरा, ग्रीन एक तो, और एक ब्लू, ये 2 कलर होते हैं, देखे होंगे आपने, है ना? ये दोनों कलर एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये उसकी थीम थी। किसकी बोल रहा हूं मैं, याद आ रहा है? स्वच्छता प्रोग्राम, स्वच्छता प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2014, याद आ रहा है? ग्रीन 4 किसके लिए? ग्रीन 4 गीला, क्या याद रखोगे? ग्रीन 4 गीला, G4 गीला, और ब्लू 4, B4 सूखा, ठीक है? जो ड्राई वेस्ट होता है ना, सूखा, तो जी से याद रह जाएगा तो बाकी याद है ही जाएगा आपको। तो ये ध्यान रखना है कि ये कलर वाइज उसका कोडेशन है। अपन लोग तो क्या करते हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं उसमें, लेकिन ये ध्यान चीजें याद रखने की है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, किसके लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है? देखो, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एक छोटी सी चीज और, कि जो वैक्सीन हैं वो आपको कब कब नहीं लगाने हैं या कब लगाने हैं, ये बात को लेकर भी बहुत बार कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंडीशन में लगाने हैं, किस में नहीं लगाना है। तो उससे रिलेटेड आप लोग सुनते जाएं और नोट करते जाएं। पहला, प्रेगनेंसी क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहा हूं। पहला है कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? प्रेगनेंसी। इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब ये ऐसा नहीं लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन लिखें पहले, तो हेडिंग डालें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, उसमें पहला पॉइंट दे प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और क्या नहीं, ठीक है? तो ध्यान रखना है अपने को कि प्रेगनेंसी में जितने भी लाइव वैक्सीन है, जितने भी लाइव वैक्सीन है वो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहां पर भी एक्सेप्शन है कि जब लाइव वैक्सीन सारे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जब लाइव वैक्सीन सारे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, फिर देना क्या है? तो फिर देना है येलो फीवर का। क्या देना है? येलो फीवर का वैक्सीन आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो। क्या दे सकते हो? येलो फीवर भी एक लाइव वैक्सीन है। क्या है? लाइव वैक्सीन है। इसका मतलब कि सारे लाइव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो क्या सारे ही नहीं देने हैं? जी नहीं, एक ऐसा भी है जिसे आप दे सकते हैं, और वो कौन सा है? येलो फीवर। याद रहेगा? याद रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं तो करते लेते हैं HIV। अब मैं HIV में सारे लाइव वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? और कुछ भी याद नहीं रखना है, सारे के सारे लाइव कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एड्स सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इम्यूनोसप्रेसिव सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इम्यूनोसप्रेसिव सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फीवर अब आपको जानकर हैरानी होगी कि फीवर में ऐसा क्या है। तो फीवर में सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उस समय बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और मैं भी ये कि वो डीनेचुरेटेड या डीप्रोटीनाइज हो जाए, उसकी वजह से उसका क्या होता है, उसमें भी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और स्पेशली टाइफॉइड के जितने भी वैक्सीन हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लाइव और किल्ड दोनों, ठीक है? ध्यान रखें इस बात को। डायरिया में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, डायरिया कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डिजीज पोर्शन लेता जा रहा हूँ, साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ तो आप भी बता दें। डायरिया की पूछा तो डायरिया में भी नहीं होने का। फिर मैं आपसे पूछूं वेट, बेबी का अगर 2.5 kg से ज़्यादा हो, बताओ, ज़्यादा बोला, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मतलब सारे वैक्सीन दे सकते हैं। बेबी का वेट 2.5 kg से अगर कम हो, LBW हो बेबी, तो कौन सा वैक्सीन नहीं देना है? सारे लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, तो फिर कौन सा नहीं देना है? हेपेटाइटिस बी मैंने आपको बोला था उस दिन, याद करिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मैंने आपको बोला था कि ये नहीं देना है, ठीक है?
ध्यान रखेंगे। किसी को एपिलेप्सी है, कोई सा भी नहीं देना है, ठीक है। लेकिन स्पेशली किस पे ध्यान रखना है, पर्टूसिस पे। पर्टूसिस का वैक्सीन एपिलेप्सी में नहीं देना है। ये जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, ये बातें लिख लेना कहीं अच्छे से कि पर्टूसिस का वैक्सीन एपिलेप्सी में नहीं देना है। एपिलेप्सी है ना। उसके बाद देखो, किसी को अगर एग एलर्जी हो, एग कैसा होता है, एग एलर्जी है ना, किसी को अगर एग की एलर्जी हो, जिसे अपन बोलते हैं एग एलर्जी हो किसी पेशेंट को, तो उसको कौन कौन से वैक्सीन नहीं देना है, तो ध्यान रखें, यम्मी। कौन से वैक्सीन नहीं देना है, यम्मी, क्योंकि आपको पता है कि एग जो है वो यम्मी होता है। तो दैट इज पहला येलो फीवर, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा मिजल्स, मम्स, ठीक है, याद आ रही बातें। और एक और क्या हो सकता है, आईपीवी, ठीक है, ये याद रखें। एग एलर्जी हो तो इसको नहीं देना है। जिलेटिन एलर्जी हो, जिलेटिन एलर्जी हो, जिलेटिन एलर्जी का मतलब समझते हो आप लोग कि नहीं, अभी तक मेडिकल में काम नहीं पड़ा होगा ना, काम तो रोज ही पड़ रहा है पर पता नहीं है आपको कि जिलेटिन होता क्या। जो कैप्सूल देखा है, कैप्सूल, उस कैप्सूल के ऊपर जो कोट आती है वो किसकी होती है, वो जिलेटिन कोट ही है ना। कभी इन किताबी नॉलेज से बाहर निकल के आसपास जो चीज़ मेडिकल की पड़ी हो ना, उसको खंडोलना, उसमें 1000 चीज़ मिलेगी आपको। उस पर लिखा हुआ मिलेगा इसको ड्राई जगह रखें, उस पर लिखा हुआ मिलेगा इतने टेम्परेचर पर रखें, इतने दिन तक एक्सपायर होगी, इतने दिन में यूज़ करना है। और अगर आपने गलती से उसका वो मुंह खोल लिया, क्या, ड्रग डिस्क्रिप्शन, जिसके जैसे सेफ्ट्रिक्सोन का जो होता है ना डिब्बा, उसमें उसके बारे में लिखा हुआ आता पूरा, अगर गलती से वो खोल लिया तो वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। उस पर 10 पेज आते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, कैसे यूज़ करना है, बच्चे के लिए कैसे यूज़ करना, सब दिया हुआ होता है, पर अपना ध्यान नहीं जाता। वो ध्यान लगाएं, वो काम की चीज़ें हैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी तो एक चीज़ और है, नियोमाइसिन, इसी के साथ में कर ले भले। नियोमाइसिन की एलर्जी में भी, नियोमाइसिन का मतलब समझ रहे हैं, नियोमाइसिन एक तरीके का जो मेडिकेशन है उसमें भी ये, ठीक है, ध्यान रखें, ये मम्स और मिजल्स वाली कंडीशन में नियोमाइसिन को भी नहीं देना है, ठीक है। सॉरी, नियोमाइसिन से अगर किसी को एलर्जी है तो उसमें आपको मम्स मिजल्स का वैक्सीन नहीं देना है। नियोमाइसिन इसलिए क्योंकि इसमें एडिटिव्स के रूप में नियोमाइसिन मिलाया जाता है, जो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, इसमें जिलेटिन भी मिलाया जाता है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखें। और एग एलर्जी, इनमें सभी में कहीं ना कहीं एग कंटेंट होता है, इसलिए एग एलर्जी वाले को ये नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ये तो हो गए आपके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये क्या हो गए, सारे के सारे आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें रोटा वायरस को कब ऐड किया, तो जस्ट उसके बनने के 10 साल बाद में, यानी कि 2006 में बना था वो, 2006 में बना था, और 2016 में उसको क्या किया, यूपीआई में, दैट इज यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, इसमें इसको ऐड किया गया है ना। तो ये बात ध्यान रख ले, बहुत है यहाँ तक वैसे ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। अब देखिए, अब कुछ खास बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी बीसीजी वैक्सीन को लेकर, 3 चीज़ें अपन खास पढ़ लेते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, हीट रेजिस्टेंस, चलो ठीक है, बीसीजी से रिलेटेड आप दोनों देख ले, एक बीसीजी और एक मिजल्स, दोनों बातें मेन याद रख लें। बीसीजी फॉर टीबी, कौन सी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये मिजल्स फॉर मिजल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपकी स्ट्रेन यूज की जाती है वो है ये स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, याद है दानिश, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेन है वो इंपॉर्टेंट है और वो है दानिश 1331, ठीक है, इसकी स्ट्रेन को छोड़ दो अभी। उसके बाद
उसके बाद बीसीजी जो वैक्सीन है वो किसके साथ, इसको किसके साथ, डाइल्यूएंट है ना, किसके साथ मिक्स करना है, तो नॉर्मल सलाइन एनएस है ना। यूज़ कितने समय में करना है, यूज़ 4 to 6 आवर, एक चूज करना है 4 आवर, ठीक है। यहां पर भी आ जाओ, इसको छोड़ दो। इसके लिए डाइल्यूएंट क्या है, प्लेन वाटर, क्या है, प्लेन वाटर या फिर स्टेराइल वाटर, क्या है, स्टेराइल वाटर। यूज कब करना है, 4 to 6 आवर, एक क्वेश्चन 4 आवर, ठीक है। इतना याद रखते जाएं, साथ साथ में करते जाएं। इसका क्या रूट है, इंट्राडर्मल, और एक रूट और है जो आप लोगों को शायद पता हो, मेरे हिसाब से पता भी होगा, लगाया जाता है वैसे कभी कभी, लेकिन अपने आईडी ही याद रखिए, है ना। इसका अमाउंट कितना है, तो इसको 2 अमाउंट में डिवाइड किया जाता है, ऐसे याद रखें। अगर 0 से 1 महीने का बच्चा है तो उसको कितना अमाउंट, और 1 महीने से 12 महीने का बच्चा है या उसके बाद का बच्चा है तो उसको कितने लगाया जाएगा, तो इस पे लगाएगा 0.05 ml, समझ गए, है ना। 0.05 ml, और 0.1 ml फॉर ऑल एज, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी गलती से कि प्रिवेंटिव डोज क्या होता है, तो 0.1 ml, ठीक है, प्रिवेंटिव डोज, है ना, ध्यान रखना। ये तो लगाना ही है, ये तो यूपीआई का पार्ट है, लेकिन अगर किसी दूसरी चीज़ के प्रिवेंशन के लिए पूछा जाए तो 0.1 ml। इसके लिए मिजल्स कौन से रूट से देते हैं, किसी को पता है, सबक्यूटेनियस रूट से, SC, है ना। कितना देना है, 0.5 ml, याद रहेगा। बीसीजी वैक्सीन कहाँ पर लगाया जाता है, डेल्टोइड पर, ठीक है, डेल्टोइड पे। राइट या लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, राइट पे भी लगा सकते हैं। कन्वेंशनली राइट पे लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि लेफ्ट पे ही लगाना ज़रूरत है या राइट पे ही लगाना ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किससे रिलेटेड ये डिजीज को प्रिवेंट करता है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये मिजल्स को प्रमोट करता है ना। खास मेन चीज यही है कि आपको किससे प्रिवेंट करता है ये याद होना चाहिए। उसके बाद में मिजल्स वैसे तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं बनता, लेकिन कभी कभी बन जाता है। हाँ, एक चीज़ और देख लो, इनका टेम्परेचर क्या रहेगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस दोनों का, अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं। लेकिन मिजल्स के लिए एक बात और है, अगर इसे आप स्टोर कर रहे हैं, मिजल्स के लिए है ना, मिजल ये चीज़ दोनों के लिए है, लेकिन अगर ये बात करेंगे स्टोरेज की तो -10 से -20 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बात याद रखें। इसका इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है ना, इम्यूनिटी देता है, ये बात ध्यान रखें। इसका ज़्यादा नहीं देता, लाइफ लॉन्ग नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसके लिए खास बातें हो गई। रूट याद रखें, अमाउंट याद रखें इसकी, ये याद रखें, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन, इसका डाइल्यूएंट याद रखें, और इसको यूज़ करने का टाइमिंग याद रखें। ये यहाँ पर आपके बीसीजी से रिलेटेड और मिजल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बीसीजी के लिए एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लैडर कैंसर के लिए कौन सा, ब्लैडर कैंसर जो होता है, उस ब्लैडर कैंसर में प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो बीसीजी दिया जाता है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर के लिए, बी फॉर ब्लैडर और बी फॉर ब्लैडर कैंसर, ठीक है। इससे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ही दिया जाता है, तो बी फॉर ब्लैडर और बी फॉर बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो ये आपका बीसीजी और मिसल्स खत्म हुआ। एक बात और याद रख लें, थोड़ा सा और है, विटामिन ए के बारे में भी जान लीजिए कि विटामिन ए जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बात याद है ना, नहीं देनी क्या,
हाँ नहीं देनी, नहीं देनी है ना। कब? प्रेगनेंसी बोल रहा हूँ, बच्चे के लिए नहीं बोल रहा। बच्चे को तो देनी है अपने को, ठीक है। बच्चे को कितनी देनी है? तो 9 डोज देते हैं। कितने डोज? 9 डोज। पहला डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, 1 चम्मच के बराबर, 1 चम्मच के बराबर, सही है। उसके बाद पहला डोज है ना, कब देते हैं? 9 महीने पे, 9 मंथ पे, मिजल्स के साथ में। कितना हुआ? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, ठीक है। उसके बाद हर 6 महीने की गैप में, हर 6 महीने की गैप में 8 डोज जो बच रहे, हर 6 महीने की गैप में 6 महीने की गैप में 2 ml, दैट इज 2 चम्मच, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसको विटामिन ए देना है। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16, 1 2 3, 16,000 प्लस, रुको, 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 लाख, कायदा सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1,70,000, 17 लाख, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको क्या देना है? विटामिन ए 5 साल तक की उम्र में, 5 साल तक की उम्र से पहले अब आप कुछ थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, नहीं थोड़ा सा लोड पड़ रहा होगा कि सर आपने उस दिन बताया था कि इसका तीसरा बर्थडे पहला खत्म हो उससे पहले आपको 5 डोज कंप्लीट करने, यही बोला था। हाँ, अरे तो वो प्रोग्राम अलग था, वो विटामिन प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 था, और ये आपके यूपीआई प्रोग्राम में ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत याद दोनों ही रखने हैं। कंपेरेटिवली याद रखोगे तभी याद रहे। उसमें आपको कम डोज थे, इसमें ज़्यादा डोज है, समझ गए। इसमें 9 डोज है, वहाँ कम डोज थे, तो कम, वहाँ 3 साल था, यहाँ 5 साल है, 60 महीने की उम्र तक, है ना। 5th ऑफ बर्थडे, मतलब उस बच्चे का 5वां बर्थडे आने से पहले। ये विटामिन से रिलेटेड बात हो गई। कुछ छोटी मोटी बातें, विटामिन किसके लिए दिया जाता है? विटामिन ए फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि फिर मोस्ट कॉमन कोज क्या है ब्लाइंडनेस का इंडिया में? तो आप जवाब क्या दोगे? कैटरेक्ट। क्या बोलोगे? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बारे में सुना है किसी ने? कैटरेक्ट नहीं सुना है? मोतियाबिंद के बारे में सुना है? ठीक है, बढ़िया बात है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इन्फेंट्स, बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस तो ट्रेकोमा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें लिख लो भले। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तीनों में आप अलग अलग ध्यान रखना, इन इंडिया, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इन्फेंट इन इंडिया, और लास्ट वाला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव ब्लाइंडनेस क्या है? तो यहाँ पर आप जवाब दे दीजिएगा ट्रेकोमा, यहाँ पर आप जवाब दे दीजिएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी, और यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब आप इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन वैसे आपका बनता नहीं है। अब एक चीज़ केवल इतनी सी याद रख लेना कि हीट रेजिस्टेंस कौन कौन से वैक्सीन है, और हीट रेजिस्टेंस बोला, और हीट लायबल कितने हैं, हीट लायबल और हीट रेजिस्टेंस, है ना, और फ्रिज रेजिस्टेंस और फ्रिज लायबल और सेंसिटिव, ये 3 चीज़ें दोनों की याद रखनी है आपको। वैसे मैं बता सकता था, चलो लिख ही लो यार आप लोग, फिर वापस आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे।
कि कौन सा हीट लायबल है और कौन सा नहीं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखें कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंट है ना, रेजिस्टेंट, और मोस्ट हीट लायबल, हिट सेंसिटिव कर दो इसको, लायबल नहीं करना है, हिट सेंसिटिव, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और लग लो, मोस्ट फ्रीज रेजिस्टेंट और मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव, है ना। ये 4 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। हीट रेजिस्टेंस में कहाँ पर लिखा हुआ है, हीट रेजिस्टेंस, है ना। पेंटावेलेंट, जिसका नाम आपने सुना होगा, पेंटावेलेंट, है ना, पेंटावेलेंट वैक्सीन का नाम सुना है। और डाइल्यूएंट जो बीसीजी आता है, जो डाइल्यूएंट बीसीजी आता है वो भी यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट नहीं, डाइल्यूएंट जो आते हैं, डाइल्यूएंट का मतलब वो जो मिलाने के लिए जो आता है। पेंटावेलेंट एक वैक्सीन का याद रख लेना आप। मोस्ट हीट सेंसिटिव, वैसे तो आप लोगों को आंसर क्या देना चाहिए, ओपीवी या फिर ओपीवी देना चाहिए। क्या देना चाहिए आंसर, ओपीवी। क्या देना चाहिए, ओपीवी। लेकिन अगर बीसीजी की बात करते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी जो होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट जो बीसीजी होता है वो सबसे हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है, हीट सेंसिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे हीट सेंसिटिव कौन सा होता है वो भी ध्यान रखना है, और ये भी याद रखना है। उसके बाद फ्रिज सेंसिटिव, जो हीट सेंसिटिव होगा वो फ्रिज रेजिस्टेंस होगा, जो हीट सेंसिटिव होगा वो फ्रिज रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे ना। क्यों, क्योंकि फ्रिज है तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे उसको गर्मी लगी तो वो बिगड़ने लगेगा, समझ गए। फ्रिज सेंसिटिव कौन सा होगा, जो हीट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स ये गर्मी में भी रह सकता है, लेकिन जैसे फ्रिज में ले जाओगे इसको ये दिक्कतें पैदा करेगा, समझ गए ना। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। टीटी डीपीटी बहुत लोग बोलेंगे आपको, और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो और टीटी हो ना, तो उसे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी टीटी लगा दीजिएगा या डीपीटी लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन में पेंटावेलेंट नहीं हो तो, है ना। और ये ओपीवी तो है ही सही, ओपीवी प्लस बीसीजी, ओपीवी प्लस बीसीजी, ठीक है। और यहाँ पर भी ओपीवी प्लस बीसीजी, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को समझ में नहीं आती है ये बात, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टफ पड़ता है। कैसे पड़ता है, इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, वो डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ तो आ रही होगी, आई होप बेटर आ रही होगी आज तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनाइजेशन। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बच रही है इसमें, कोल्ड चेन के बारे में। देखो कोल्ड चेन में क्या होता है, 5 कंपोनेंट होते हैं। इन जनरल बात करें तो आईएलआर होता है, दैट इज आपने सुना होगा आईएलआर, जिसको बोलते हैं आपकी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कोल्ड चेन इन द सेंस ये कि जहाँ पर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन है वहाँ से लेकर के बच्चे को जहाँ लग रही है वहाँ तक उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बताना है अपने को। टेम्परेचर ये है कि सभी का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप सबसे पहले तो, कि सारे के सारे वैक्सीन जो है क्या है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टर ये किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। पोलियो के लिए ध्यान रखना है कि पोलियो का वैक्सीन जो है उसको आपको क्या करना है, अगर स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस उसके लिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। लेकिन बाकी वैक्सीन को आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, दिमाग में आ गई बात। उसके बाद आइस क्यूब वगैरह आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में एक क्रिस क्रॉस मैनर में जमाया जाता है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में जो वैक्सीन्स होती है उनको डिब्बों में रखा जाता है और उनको क्रिस क्रॉस मैनर में, क्रिस क्रॉस मैनर का मतलब होता है जेड मैनर में, ऐसे जेड मैनर में रखा जाता है। इसके पीछे कारण कुछ नहीं है, जस्ट टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए। और ध्यान रखें जैसे ये दीवार है तो इस दीवार से इसको 10 सेंटीमीटर दूर रखना है। जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है उसको यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसके पास में ही नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी गर्म होती है कभी, तो हो सकता है उसका टेम्परेचर उसको लगे, तो उससे 10 सेंटीमीटर दूर रखना है आईएलआर को हमेशा, है ना। तो वो बेटर रिजल्ट देता है। आईएलआर का हमेशा हर 2-3 घंटे या फिर दिन में 2 बार तो कम से कम
उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए और मैनेजमेंट ध्यान रखना चाहिए उसका, ठीक है। ये आपके रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन और रिलेटेड टू एमटीबी ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद, ओके।